32 से चालू करते हैं। ओके। हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो 13 प्रकार के हैं। और उनके जो फंक्शंस होते हैं वो एक है सीजिंग। सीजिंग मतलब पकड़ के रखना। सस्टेनिंग मतलब कंटिन्यूशन में उसको चलने देना। और इल्यूमिनेटिंग मतलब जहां पर अंधकार है वहां रोशनी डाल के वहां का ज्ञान उठाना। तो सीजिंग का मतलब है तमस। सस्टेनिंग का मतलब है रजस। और इल्यूमिनेटिंग का मतलब है सत्व। तमस जो है वो इनर्शिया डिनोट करता है, नॉन एक्शन डिनोट करता है, नॉन मोशन, नॉन एक्टिविटी। ये सब तमस है। और तमस अंधकार भी डिनोट करता है, इग्नोरेंस डिनोट करता है, लैक ऑफ नॉलेज डिनोट करता है। तो कहते हैं कि हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो 13 प्रकार के हैं। उसमें से कुछ तामसिक हैं, कुछ राजसिक हैं, कुछ सात्विक हैं। जो राजसिक होंगे उनमें एक्शन होगा, मूवमेंट होगा, चेंज होगा, और इस प्रकार की गुण होंगे। और जो सात्विक होगा वो हल्का होगा, हल्कापन पैदा करेगा, खुशी लाएगा हमारे अंदर, और ज्ञान प्रदान करेगा। तो ये 13 ऑर्गन में ये 3 प्रकार के गुण हैं। इसका मतलब हम यहां पर प्रकृति की बात कर रहे हैं और प्रकृति के अंदर के 11 ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। सॉरी, 13 ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। अभी इन 13 को छोड़ के प्रकृति में और 10 होते हैं। 10 क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। वो 10 ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? वो ये मैटर थोड़ा सा बोलना चाहिए कि कंफ्यूजन वाला है। ये जो हमारे अंदर में 13 है, हाँ, ये जो हमारे अंदर में 13 हैं, अहंकार और मानस। और 10 हैं ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां मिला के। मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये हो गए 10। और आपके जो मानस, अहंकार और बुद्धि, ये हो गए 3। ये दोनों मिला के 13। और ये 13 के 13 में सत्व है, रजस है, तमस है। यहां पर वो बात की जा रही है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 11 इंद्रियां हैं। अगर आप मानस को जोड़ते हैं साथ में, 11 इंद्रियों के अलावा एक आई प्रिंसिपल है, मतलब अहंकार, मतलब मैं मेरा वाला प्रिंसिपल है। और एक विल है। विल मतलब इच्छा शक्ति समझ लीजिए, बुद्धि, वो है। ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन को यहां डिफाइन करते हैं कि उसमें एक स्पेशल तरह की एजेंसी की एक्शन होती है। एजेंसी किसको बोलते हैं, एक्शन किसको बोलते हैं, एक्टर किसको बोलते हैं? कि ये काम करने की एजेंसी है। और वो तब एग्जिस्ट करती है जब इसका कोई फंक्शन हो। तो मतलब ये 13 ऑर्गन्स का कुछ फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन है। इसलिए ये अलग अलग 13 तरह के ऑर्गन हैं। अभी इनके जो फंक्शन है उसको डिफाइन किया जा रहा है।
कि इनके फंक्शन क्या है। इनके फंक्शन जो हैं वो सीज करना फंक्शन हो सकता है, पकड़ना फंक्शन हो सकता है। जैसे कहते हैं कि जो कर्म इंद्रियां हैं उसमें अगर अपने स्पीच पे आते हैं, वो एक ऑर्गन ऑफ एक्शन है, वो एक स्पीच पैदा करने की क्षमता है। और वो पहले सीज करता है, पकड़ता है, और वो पकड़ने के कारण वो अपने रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन करता है। हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा और जाएंगे, पहले आप ब्रॉडली सुन लीजिए। और वो अपने रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेट करता है। अब जो विल है और जो आई प्रिंसिपल है और जो माइंड है, मतलब मानस, उनके अंदर के जो रिस्पेक्टिव फंक्शन है वो प्राण के कारण रहते हैं। और जो ज्ञान की इंद्रियां हैं वो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रही है वहां पर वो रोशनी डालती है, वहां का वो ज्ञान उठाती है। तो ये जितने भी फंक्शन है, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ें, चाहे जो चल रहा है उसको चलाते रहें, इनके कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होंगे जिसके ऊपर ये काम करते हैं। मतलब एक काम करने वाले हैं और एक जिन पे काम किया जाता है वो उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो इस कारिका में वो बोलते हैं कि ऑर्गन मतलब एजेंट, मतलब काम करने वाले, एक्शन करने वाले जो हैं वो 13 हैं, 13 हैं। ज्ञान इंद्रियां भी ज्ञान के माध्यम से, अपने सत्व के माध्यम से ज्ञान उठाती हैं। कर्म इंद्रियां बाहर के वस्तुओं पे कर्म करती हैं। और अंदर के जो है बुद्धि अहंकार, वो भी एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस हैं, जैसे हमने पहले देखा, 3 प्रकार के हैं: सीज करना, सस्टेन करना और इल्यूमिनेट करना। इन सब के अपने अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके नाम दिए गए हैं, इनको क्लासिफाई किया हुआ है, मतलब इनको अलग अलग सेक्शन में बांटा हुआ है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 13 प्रकार के ऑर्गन 10 प्रकार के वस्तुओं पे काम करती हैं, उनको पकड़ती हैं। और अगर उनको पहले से पकड़ के रखा है तो पकड़े रखती हैं, और उन पे रोशनी डालती हैं, लाइट डालती हैं नॉलेज देने के लिए। कहते हैं कि जब किसी भी चीज को सीज करते हैं और पकड़ते हैं, तो उस मतलब है कि उसको परवेड करना। इस परवेड करने को थोड़ी देर के लिए साइड रखिए। सीज करना, तो हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ एक्शन हैं वो क्या क्या चीजें इस पे परवेड करते हैं, क्या क्या चीजों पे एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या चीजों को सीज कर रखते हैं। एक है स्पीच, जो उस पर ही ये कर्म इंद्री कंट्रोल करती है, तो पकड़ उसको करती है। सीजिंग लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब हमारे पैर जो चलते हैं वो मोशन में है। हमारे हाथों के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो उसको किसी भी वस्तु को पकड़े रखती है। और और उसी प्रकार का एक्सक्रीशन भी हम करते हैं, पकड़ के उस इंटेस्टाइन से उसको मूव करते 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 बाहर लाके इजेक्ट करते हैं।
और सिमिलरली हमारे किडनी से जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है, पानी का बोलिए या जो भी लिक्विड्स बॉडी में जा रही हैं, वो फिर यूरिन के माध्यम से बाहर पकड़ के निकाला जाता है। अगर हम सोचते हैं सेक्सुअल प्लेजर के बारे में, तो वो भी एक अंदर से पकड़ के कोई पैदा करता है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। यहां पर टर्म यूज किया है सेलेस्टियल एंड नॉन सेलेस्टियल। और सेलेस्टियल एंड नॉन सेलेस्टियल का मतलब हुआ कि एक वो जो फिजिकल वर्ल्ड में है, और एक वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, मेंटल वर्ल्ड में। तो ये जो है, ये सीजिंग जो है, ये जो हम पकड़ते हैं और एक्शन करते हैं, ये टेंथ फोल्ड है। और ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तीन इंटरनल ऑर्गन से, मतलब बुद्धि, अहंकार और मानस से। और ये काम कैसे करते हैं बुद्धि, अहंकार, मानस, या अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स? जो हमारे अंदर प्राण आते हैं, वायु आती है, उसके माध्यम से ये तीनों वर्क करते हैं। तो आप ब्रॉडली ऐसा समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और जो खून हम बनाते हैं, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, और वो हमारे ब्रेन में जाता है, और ब्रेन के फंक्शंस उसके आधार पे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बुद्धि, अहंकार और मानस की एक्टिविटी की फंक्शनैलिटी हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। ब्रेन की फंक्शनैलिटी हमारे प्राणों के साथ जुड़ी हुई है। जब प्राण वहां पहुंचता है तब ये काम करते हैं। प्राण अगर पहुंचना बंद हो जाएगा तो उसका काम बंद हो जाएगा। और ये जो हमारा शरीर है, ये पंच महाभूत का बना हुआ है। पृथ्वी का, जल का, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये जो धरती है, ये बनी हुई है पांच एलिमेंट से, जिसमें सबसे पहले जो तन्मात्रा बनती है वो बनती है साउंड की, ध्वनि की, शब्द की। वो शब्द की तन्मात्रा जब स्पर्श की तन्मात्रा, टच की तन्मात्रा के साथ मिलती है, और ये दोनों फिर जब रूप के तन्मात्रा के साथ मिलते हैं, और ये तीनों जब आप बोलिए कि अ, रस के तन्मात्रा के साथ मिलते हैं, तब ये गंध पैदा करते हैं। और ये पांच, मतलब आपका बोल लीजिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पृथ्वी बनाते हैं, ये सॉलिड पैदा करते हैं। और पहले के चार जोड़ेंगे तो जल पैदा होगा, पहले के तीन जोड़ेंगे तो अग्नि पैदा होगी, पहले के दो जोड़ेंगे तो वायु पैदा होगी, सिर्फ पहले को देखेंगे तो आकाश पैदा होगी। तो ये जो स्पेस है जिसके अंदर हम हैं, ये साउंड से पैदा होता है। साउंड क्या है? साउंड का मतलब आप समझ लीजिए बेसिक लेवल पे वाइब्रेशन। पहले वाइब्रेशन होती है, उसके बाद आकाश बनता है। आप तंत्र में देखेंगे मेंशन होता है कि स्पंदन का, स्पंदन भी एक किस्म की वाइब्रेशन है। जब चेतन तत्व में स्पंदन आता है, तब बोलते हैं कि वहां मूल प्रकृति आती है, इवॉल्व होके आती है। और
मूल प्रकृति फिर बुद्धि को बनाती है, बुद्धि जो है वो अहंकार को बनाती है, अहंकार जो है वो मानस को बनाता है, और पांच कर्म इंद्रियों को बनाता है, और पांच ज्ञान इंद्रियों को बनाता है। इनफैक्ट ज्ञान इंद्रियां पहले बनती हैं, कर्म इंद्रियां बाद में बनती हैं। तो यही तेरह है: बुद्धि, अहंकार, मानस, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां। ये सब ऑर्गन है, ये सब एजेंसीज हैं, ये सब एक्शन करती हैं। और किस प्रकार के एक्शन करती हैं? या तो पकड़ती हैं, या तो चलाती हैं, और या तो ज्ञान उठाती हैं। इन कॉम्बिनेशन में ये चीज काम करती है। अच्छा, अब ये जो पांच महाभूत हैं, इनको भी आप दो तरीकों से देख सकते हैं। एक जो सेलेस्टियल है, एक जो नॉन सेलेस्टियल है। नॉन सेलेस्टियल मतलब जो भौतिक रूप में है, सेलेस्टियल मतलब जो कि आप बोल सकते हैं मेंटल प्लेन पे है, थोड़ा हायर प्लेन पे है। इसका मतलब बाहर की जो क्रिएशन है वो एक माइंड के हिसाब से है, और एक फिजिकल मैटर के हिसाब से है। और ऑब्जेक्ट्स दोनों में है, मेंटल ऑब्जेक्ट भी हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट भी। मेंटल ऑब्जेक्ट भी पांच प्रकार के हैं, और फिजिकल ऑब्जेक्ट भी पांच प्रकार के हैं। अच्छा, अभी वो आते हैं ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज पे, मतलब ज्ञान केंद्रियों पे। ये भी अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर छा जाते हैं, उनके ऊपर एक्ट करते हैं। ज्ञान इंद्रियों के भी ऑब्जेक्ट है। और जैसे मैंने पहले कहा कि साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड ओडर, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भी सेलेस्टियल और नॉन सेलेस्टियल हो सकते हैं। और इसलिए ये भी 10 प्रकार के हो सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स इनसे इल्यूमाइन होता है, जो ऑब्जेक्ट्स इनसे रोशन होता है, जिसके ऊपर वो आती है, ज्ञान मिलती है हमको, ये भी 10 प्रकार के। यहां तक आप लोगों को समझ में आया है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया? क्लियर है सर। क्लियर है ये आपको? थोड़ा रिपीट कीजिए सर। साउंड से आया पहले आपका मानस, तुम्हारी स्टार है, आवाज फिर बहुत धीमी आ रही, पर जोर से बोलो। इसको रिपीट कीजिए सर। साउंड से आया है स्काई, फिर साउंड प्लस टच से आया है एयर, फिर साउंड प्लस टच प्लस रस से क्या है, इसको जरा रिपीट कीजिए जरा। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो मैटर बनता है सूक्ष्म रूप में, या उसको हम तन्मात्रा बोलते हैं, जो सूक्ष्म रूप का मैटर है, वो अहंकार से बनता है, मेरे से बनता है, मैं से बनता है। तो सबसे पहले आता है आपका शब्द। साउंड बोलिए, शब्द बोलिए, ध्वनि बोलिए, ये वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन होने के कारण आकाश बनता है। अगर ये वाइब्रेशन नहीं है तो आकाश नहीं है। मतलब हमारे शरीर में अगर वाइब्रेशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, चेंज नहीं है, एक्शन नहीं है, तो आकाश नहीं है।
इसका मतलब जो मुर्दा है उसके लिए कोई आकाश नहीं है। आपके आकाश में वो मुर्दे की शरीर है, लेकिन जो मर गया है उसके लिए आकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो मर जाता है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर आ गया है, इसलिए वो मरा है। तो क्या क्या निकल के बाहर आ गया है? उसके एक्शन के ऑर्गन्स निकल के बाहर आ गए हैं। कौन कौन से? बुद्धि, अहंकार और मानस, ये तीन। पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां, ये भी बाहर आ गई हैं। और पांच तन मात्राएं। तो ये वो सूक्ष्म शरीर है जिसपे स्थूल शरीर की स्थापना होती है। आप मान के चलिए कि ये वो कपड़ों का हैंगर है जिसपे कपड़े को हम टांगते हैं। मतलब आपके पास हैंगर है, उस पे आपने शर्ट टांगा, तो शर्ट जो है वो बाहरी शरीर है, अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है वो हैंगर है। आप अंदर का हैंगर निकाल देंगे तो शर्ट खड़ी हुई नहीं रह सकती है, शर्ट गिर जाएगी। तो जो बाहर का शरीर है वो गिर जाता है, उसको मृत्यु बोलते हैं। उसका एक्शन बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्शन करने वाले 13 ऑर्गन थे। बुद्धि, अहंकार, मानस, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां। तो यहां पर वो वही बोलते हैं कि ऑर्गन्स 13 प्रकार के होते हैं जो काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। क्या फंक्शन कर रहे हैं? या तो पकड़ लेते हैं, या जो चल रहा है उसको चला के रखते हैं, या जिस किसी के बारे में ज्ञान लेना है उसके बारे में ज्ञान लेते हैं। तो ज्ञान लेना, चलाना और पकड़ना, ये प्रकृति के तीन गुण हैं। ओके। और तीन गुण क्या है? ज्ञान लेना सत्व है, चलाए रखना रजस है, पकड़ के जाम कर देना, रोक देना, वो तमस है। तो ये 13 ऑर्गन में ये तीन फंक्शंस हैं। और ये 13 ऑर्गन जो हैं वो एजेंट्स हैं। एजेंट मतलब वो जो कि कुछ काम करता हो। जैसे बोलते हैं ना, एलआईसी का एजेंट है, वो एलआईसी की पॉलिसी बेचेगा। वो सिर्फ एलआईसी का शोकेस बन के नहीं बैठेगा, वो एक्शन में आएगा। तो ऑर्गन्स जो है वो एक्शन पॉइंट्स हैं। यहां तो वो पकड़ रहे हैं, यहां तो वो चला रहे हैं, यहां तो वो ज्ञान उठा रहे हैं। ये तीन प्रकार का एक्शन होता है। तो तन्मात्राएं जो बनती हैं उनसे पंच महाभूत बनते हैं। तो पहली जो तन्मात्रा बनती है उसको शब्द बोलते हैं, उससे आकाश बनता है। वो आकाश शब्द के साथ मिलके स्पर्श बनाता है। वो स्पर्श आकाश और शब्द के साथ मिलके वायु तयारी बनाता करायला है। लागेल ना, फुलं बिलं आणून बिणून ठेवावं लागेल संध्याकाळी जाऊन. परवा दिवशी अक्षय तृतीया आहे. वो जो वायु बनी, वो रूप की तन्मात्रा के साथ मिलके अग्नि बनाती है। वो अग्नि आ, रस के साथ मिलके जल बनाती है। वो जल गंध के साथ मिलके पृथ्वी बनाता है। इस ऑर्डर में प्रोडक्शन होता रहता है, इस ऑर्डर में मैटर का वर्ल्ड क्रिएट होता रहता है। तो हमारे यहाँ एक साइंस है जो समझाती है सॉलिड कहाँ से आता है, लिक्विड कहाँ से आता है, गैस कहाँ से आती है, एनर्जी कहाँ से आती है, और स्पेस कहाँ से आता है।
लेकिन इस प्रकार का रिलेशनशिप या फ्लो या सीक्वेंस आपको वेस्टर्न वर्ल्ड के फिजिक्स में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी देखने की दिशा अलग है। हम अंदर से देख रहे हैं, वो लोग बाहर से देखते हैं। यही गैप है। क्योंकि अंदर से बाहर बनता है पहले, फिर जो बाहर है वो अंदर आता है ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। तो जब वो अंदर पलटता है, बुद्धि पलटती है, बदलती है, तब वो अहंकार को बदलती है, तब वो तन्मात्राओं को बदलती है, तब वो पंचमहाभूत को बदलती है। ये एक साइकिल है। अंदर से बाहर बनता है, बाहर से अंदर बदलता है, वापस अंदर से नया बाहर बनता है, वापस बाहर से नया अंदर बनता है। तो ये जो साइकिल चल रही है अंदर बाहर वाली, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको बुद्धि के संस्कार कंट्रोल करते हैं। बुद्धि के जो संस्कार हैं हमारे अंदर, वो हमारे अहंकार में वासनाएं पैदा करते हैं। वो वासनाओं के अनुसार, टेंडेंसीज के अनुसार, डिजायर्स के अनुसार हम तन्मात्रा पैदा करते हैं। वो तन्मात्राओं के अनुसार पंचमहाभूत बनते हैं। वो पंचमहाभूत के अनुसार हम ज्ञान इंद्रियों से उसका इंफॉर्मेशन, उसका ज्ञान पिक करते हैं। वो मानस के पास आता है, मानस उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको नाम देता है, उसका मीनिंग निकालता है, उसका डिस्क्रिप्शन निकालता है, और फिर अहंकार को देता है। अहंकार उसको अपने साथ संबंध में जोड़ता है, मैं और मेरा के। और फिर वो बुद्धि को देता है। फिर बुद्धि तय करती है कि जो बाहर से ज्ञान आया उसका करना क्या है। अगर बुद्धि को वो ज्ञान काम का लगता है तो बुद्धि उसका संस्कार बना के रख देती है, और बुद्धि को वो काम का नहीं लगता है तो बुद्धि उसको छोड़ देती है, उसको रिकॉर्ड नहीं करती है, उसकी स्मृति संस्कार नहीं बनाती है। तो अंदर से बाहर बनता रहता है, बाहर से अंदर बनता रहता है। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। लेकिन ये साइकिल का ओरिजिन अंदर से होता है। क्यों अंदर से होता है? क्योंकि अंदर सूक्ष्म शरीर है और वो एक्शन पॉइंट है। अंदर का सूक्ष्म शरीर क्या है? बुद्धि है, अहंकार है, मानस है, ज्ञान इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां है, प्लस 5 तन्मात्राएं। तो इन 5 तन्मात्राओं को जब हम नहीं जोड़ते हैं, तब हम सिर्फ 13 की बात करते हैं। 3 बुद्धि अहंकार मानस, और 5 ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय। और जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो वो शरीर है, वो सूक्ष्म है। तो उसमें सूक्ष्म किस्म का मैटर भी है। वो सूक्ष्म मैटर जो है वो तन मात्राएं है। तो तन मात्रा के साथ जब ऑर्गन्स हम 13 जोड़ते हैं तब वो सूक्ष्म शरीर बनता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी। हाँ, मानस क्लियर हुआ अभी? ये सर। ओके। अब ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो 10 हैं। 10 ऑब्जेक्ट कैसे हैं, कौन बताएगा? ये बोलते हैं 13 ऑर्गन हैं और 10 ऑब्जेक्ट हैं। बहुत सरल है एक्चुअली, आप सोचेंगे आपको समझ में आएगा। जो 10 ऑब्जेक्ट हैं उसको भी अहंकार बनाता है। क्या बनाता है? 5 तन्मात्राएं बनाता है और 5 महाभूत बनाता है। तो ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें 5 सूक्ष्म हैं और 5 स्थूल हैं। तो सूक्ष्म को ये सेलेस्टियल बोलते हैं, और उसको स्थूल को ये नॉन सेलेस्टियल बोलते हैं। तो अंदर का जो चित्त है वो सूक्ष्म है,
और बाहर की जो दुनिया है वो स्थूल है। हमारे अंदर भी तन मात्राएं हैं। हम अंदर आवाज सुनते हैं, हमको अंदर स्पर्श का एहसास होता है, हमको अंदर रूप दिखाई देता है, हमको अंदर रस आता है, हमको अंदर गंध आता है। आप चाहें तो अपने मनपसंद फूल देखेंगे अंदर, तो आपको उसका रूप दिखेगा, आपको उसकी खुशबू भी आएगी। तो ये 13 ऑर्गन और 10 ऑब्जेक्ट, मेंटल ऑब्जेक्ट 5, फिजिकल ऑब्जेक्ट 5, इनको जोड़ेंगे तो 23 तत्व होते हैं। इन 23 तत्वों में प्रकृति है। ये 23 तत्व प्रकृति के तत्व है, मैनिफेस्टेड प्रकृति के तत्व है, व्यक्त प्रकृति के तत्व है। इनको हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, छू पाते हैं। और 2 तत्व जो इसके बाहर है वो है मूल प्रकृति और पुरुष। जब आप इन सबको जोड़ लेंगे तब 25 तत्व हैं। और यही कपिल मुनि कहते हैं कि 25 तत्वों से सब बना है। आपको समझ में आ रहा है अभी? जी सर, जी सर। हाँ, यस सर। जी सर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 25 तत्वों में से 2 तत्व ऐसे हैं जो कि स्पिरिचुअल तत्व है, 13 तत्व ऐसे हैं जो कि मेंटल है, और 10 तत्व ऐसे हैं जो सॉर्ट ऑफ फिजिकल है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब जब हम मूल प्रकृति को और व्यक्त प्रकृति को एक साथ देखते हैं तो ये प्रकृति है। इसमें 2 हिस्से हैं प्रकृति में, एक वो जो कि व्यक्त है, एक वो जो अव्यक्त है। अव्यक्त है मूल प्रकृति, व्यक्त है प्रकृति। अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड, व्यक्त मतलब मैनिफेस्टेड। तो अव्यक्त प्रकृति से मैनिफेस्टेड प्रकृति आती है, अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त प्रकृति आती है। और क्योंकि अव्यक्त प्रकृति इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एनर्जी है उसमें, इनफाइनाइट लाइफ है उसकी, इटर्नल है, तो वो जननी है ब्रह्मांड की। मूल प्रकृति ब्रह्मांड की जननी है, यूनिवर्स की मदर है, वो जगदम्बा है, वो सृष्टियों को पैदा करने वाली है। जो पैदा होती है सृष्टि, वो व्यक्त प्रकृति है, उसको हम प्रकृति भी बोलते हैं। तो प्रकृति, ब्रह्मांड, जगत, सृष्टि, ये सब सेम चीजें हैं। ये पैदा कहां से होती है? अव्यक्त से। अव्यक्त से कितनी सृष्टियां बन सकती हैं? अनंत बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो अनंत है। एक मंत्र है, उसमें ये बोला जाता है कि जब अनंत से अनंत निकाला जाएगा तो भी अनंत रह जाता है। उसका मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, उस मंत्र को क्या बोलते हैं, लेकिन वो भी हाँ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हाँ 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 हाँ, जो पूर्ण है उससे पूर्ण निकाला जा सकता है, और पूर्ण निकालने के बाद भी जो बचता है वो पूर्ण ही रह जाता है। तो इसका मतलब मूल प्रकृति वो पूर्ण प्रकृति है जिसमें से कई प्रकृतियां निकलती हैं। साइंस बोलती है आज के डेट में ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स हैं। तो सवाल उठता है कि कहां से आए, और
आपकी यूनिवर्स और मेरी यूनिवर्स अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि मैं अलग टाइम पे आया हूं, अकेले आया हूं, और अलग टाइम पे जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। और मेरी प्रकृति यूनिक है, हर एक की प्रकृति यूनिक है। तो ये व्यक्त प्रकृति में भी कई प्रकार के यूनिक प्रकृतियां हैं। तो ये जो व्यक्त प्रकृति है, से मान लो प्रकृति ए नाम दे उसको, तो उसको बुद्धि एक है, लेकिन उस एक बुद्धि से कई इंडिपेंडेंट जीव चलते हैं, कई इंडिपेंडेंट अहंकार चलते हैं। और हर अहंकार से इंडिपेंडेंट मानस आता है, हर अहंकार से इंडिपेंडेंट 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां आती है। हर अहंकार से तन्मात्राएं बनती हैं, हर तन्मात्रा से पंच महाभूत बनते हैं। इसका मतलब एक ही यूनिवर्स में बड़े लेवल पे एक ही बुद्धि से कई कई अलग अलग पुरुष, अलग अलग जीव पैदा होके अलग अलग संसार चलाते हैं अपना। मेरे अंदर भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और एक एक सेल अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। वो खाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। उसमें ज्ञान इंद्री है, उसमें कर्म इंद्री है, उसमें बुद्धि है, अहंकार है, मानस है। हो सकता है कि उस सेल के अंदर भी और भी स्मॉल स्मॉल माइक्रो लेवल पे और भी जीव हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हम जिसको धरती बोलते हैं, वो एक बड़ा जीव है अपने आप में, जिसके अंदर, जिससे हम आते हैं, जिसमें चले जाते हैं। और हो सकता है धरती भी किसी जीव की हिस्सा है, हो सकता है वो भी किसी और का हिस्सा है। ये एक चेन है, ऊपर से नीचे। तो इसलिए कहते हैं कि साइंस जितना भी खोजती रहेगी फंडामेंटल पार्टिकल को, उनको मिलते रहेंगे। क्योंकि जितना आप अंदर जाएंगे आपको मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। ऐसा समझ लीजिए कि सागर में आपने डुबकी लगाई, 1 मीटर पे कुछ मिलेगा, 100 मीटर पे कुछ मिलेगा, 500 मीटर पे कुछ और मिलेगा, 1 किलोमीटर पे कुछ और मिलेगा, ये चलता रहेगा। और सागर की जो गहराई है वो एवरेस्ट के ऊंचाई से ज्यादा है। तो अब आप सोचिए कि जितना एवरेस्ट ऊंचा है, उतना ही आप पानी के अंदर जाएंगे, वहां क्या होगा? वहां पानी का टेम्परेचर क्या होगा, वहां पानी का लाइट क्या होगा, वहां पानी के अंदर लाइफ फॉर्म कुछ होगा तो क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी, इतने पानी के प्रेशर में वो कितना छोटा बन गया होगा। तो ये एंडलेस है। जितना आप देखेंगे, जितना आपकी चेतन शक्ति बढ़ेगी, उतना आपको ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए योग में एक सूत्र है कि एक योगी एक अणु से लेके पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है। मतलब छोटे से छोटे को लेके बड़े से बड़ा देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसने साधना करी है। वैसे आसन की साधना क्या है कि आराम से बैठो, लेटो, स्थिर हो जाओ और अनंत पे ध्यान लगाओ। जब आप अनंत पे ध्यान लगाने लगेंगे, अनंत आपके अंदर आने लगेगा, आपके अंदर पैदा होने लगेगा, आपका हिस्सा बन जाएगा। अगर आप कृष्ण पे ध्यान लगाएंगे, आपके अंदर कृष्ण आके बैठेगा। आप राम राम जपते रहिए, वो राम आपके अंदर आके बैठ जाएगा। इसलिए हनुमान के छाती के अंदर राम और सीता दिखाया जाता है, क्योंकि वो भक्त थे लेकिन योगी भी थे। इसलिए योगी जो होते हैं वो भक्त भी होते हैं। इसलिए योग में कहा जाता है कि अष्टांग योग में और नियमों में कि आपको ईश्वर की प्रणिधाना करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है। और ईश्वर की शून्यता जो है, जिसमें कोई संस्कार नहीं है, जिसमें कोई कर्म नहीं है, जिसमें कोई कर्मफल नहीं है, जिसमें कोई क्लेश नहीं है, वो ईश्वर है। तो जब आप नथिंगनेस पे ध्यान लगाएंगे तभी आपकी समाधि लग सकती है, तभी आपका हाईएस्ट स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन आ सकता है। जैसे जैसे आप अपने अंदर के वृत्तियों को मॉडिफाई करते हैं,
फ्लक्चुएशंस को हटाते हैं, उतना आपकी प्योरिटी बढ़ती जाती है, उतना आप पाक होते हैं, उतना आप खालिस होते हैं, उतना ही आपके अंदर नॉलेज आ जाता है, क्योंकि आपका पात्र खाली हो गया है। आपने अपने चित्त को दुनिया भर के बातों से खाली कर दिया है, अब उसमें कुछ नहीं है। तो जो पात्र खाली होता है उसी में अनंत आता है, और जो पात्र भरा हुआ रहता है उसमें जितना भरा हुआ है उतना ही वो रहता है। ये एक समझने वाली बात है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड समझता नहीं, और ना समझना चाहता है। और किसी को समझ में भी आता है तो वो क्या करता है, उसको अपने नाम से किताब बना के छाप देता है, अपना टाइटल देता है, अपने अपनी इंडेक्स बना लेता है, अपने आप को ऑथर करार दे देता है, उस नॉलेज का एक दाम लगा लेता है और उसको बेचता है। जैसे ही आप बेचने बैठेंगे वो उभरती है, और जैसे ही आपके अंदर वो भाव आ जाएगा, आप खाली पात्र नहीं होगे। आपका एक मोटिव है, आपका एक सेल्फिशनेस है जो दिखाई देता है, वो निष्काम कर्म नहीं है अभी। इसलिए आप कभी भी टोटैलिटी को समझ नहीं पाएंगे, कभी भी आप कंप्लीटनेस को अपने अंदर एम्बाइब नहीं कर पाएंगे, उसको अपना हिस्सा नहीं बना पाएंगे, आप अधूरे रह जाएंगे, वो पूर्णम की अवस्था लगेगी ही नहीं। तो यहां पर ये बोलते हैं कि प्रकृति में 13 ऑर्गन हैं और 10 ऑब्जेक्ट हैं। जो 10 ऑब्जेक्ट हैं वो 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत, और जो 13 ऑर्गन है उसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मानस, एक अहंकार, एक बुद्धि, ये 23 हो गए। अभी जो मूल प्रकृति है उसको तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसमें ऑर्गन कितने हैं, उसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं? नहीं मालूम पड़ेगा। वो फंडामेंटल स्टेज पे है, वो जगत की जननी है। तो प्राकृतिक प्रेजेंस 24 तत्वों में है, एक मूल प्रकृति और 23 व्यक्त प्रकृति। 23 में 13 ऑर्गन और 10 ऑब्जेक्ट। 10 ऑब्जेक्ट में 5 ऑब्जेक्ट जो सटल है और 5 ऑब्जेक्ट जो ग्रॉस है। इसको वो समझा रहे हैं कि सेलेस्टियल नॉन सेलेस्टियल। देवता लोग सेलेस्टियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमारे केस में देवता कहां है? हमारे केस में देवता जो है वो बुद्धि में है। योनियां 3 प्रकार की होती हैं, एक बुद्धि वाली योनियां, एक अहंकार वाली योनियां, और एक मानस वाली योनियां। मानस वाली योनियों में जो लोग काम करते हैं वो अधिकतर पशु होते हैं। अहंकार में कौन होता है? पुरुष होता है इकलौता, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो अहंकार में होती है। और मानव योनि ट्रांसफॉर्मेशन की योनि है। मानव योनि नीचे से ऊपर जाने की योनि है। और कहां तक ऊपर जा सकते हैं हम? बिल्कुल ऊपर तक जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपकी जर्नी चालू हुई मानस की अवस्था में है, तो आप मानव शरीर में, लेकिन आपकी सोच पशु वाली है। वहां से आप अहंकार की सोच में आए, बुद्धि की सोच में आए, मूल प्रकृति में गए, पुरुष में गए, प्रकृति के बाहर निकल के आ गए। उसके बाद आप ईश्वर में गए, उसके बाद आप परम ईश्वर में गए, उसके बाद आप पार परम ईश्वर में गए। तो होता क्या है कि पुरुष के ऊपर जो ईश्वर है का वर्णन योग में है। सांख्य सिर्फ पुरुष और मूल प्रकृति तक रुक जाता है, लेकिन योग एक कदम ऊपर जाता है। योग बात करता है ईश्वर की। ईश्वर जो है वो पुरुष से भी ऊपर है, विशेष पुरुष है, और प्रकृति से भी ऊपर है, क्योंकि उसमें संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण शक्ति है। अब एक ईश्वर के नीचे कई पुरुष होंगे, और हर पुरुष की
एक प्रकृति होगी। और हर पुरुष प्रकृति कहां से बना रहा है? मूल प्रकृति से बना रहा है। मूल प्रकृति एक है जो इनफाइनाइट एनर्जी है, जो इटर्नल है, हमेशा प्रेजेंट है। तो मान लो कि 100 पुरुष की अगर ब्रह्मांड है और 100 पुरुषों की प्रकृति अलग अलग है और वो 100 के ऊपर ईश्वर एक है। अब ऐसे कई ईश्वर भी हो सकते हैं। मान लीजिए ईश्वर ए, ईश्वर बी, ईश्वर सी, ईश्वर डी, ईश्वर ई, कई हो सकते हैं। इन सब ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर है। अभी परमेश्वर भी कई हो सकते हैं। मान लीजिए 100 परमेश्वर है, उनके नीचे अलग अलग कैटेगरी के ईश्वर है, उनके नीचे अलग अलग कैटेगरी के पुरुष हैं, उनके नीचे अलग अलग कैटेगरी की प्रकृतियां हैं। तो कहीं तो ये गिनती बंद करनी पड़ेगी। तो वो उसके बाद जो है वो है पार परमेश्वर। पार मतलब पार। अब ज्यादा आपको उसकी जानकारी नहीं मिल सकती है। तो अगर आप देखेंगे ब्रह्मांडों के टोटल सर्किल में, ईश्वरों के टोटल सर्किल में, परमेश्वरों के टोटल सर्किल में, तो जो सेंट्रल पॉइंट है वो है पार परमेश्वर। अब मजे की बात यह है कि साइंस बोलती है कि यूनिवर्स का सेंटर हर पॉइंट पे है। क्यों है? क्योंकि आप सेंटर हैं यूनिवर्स के। ये चीज साइंस आज तक समझ नहीं पाई। हमारे वेदों में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं सेंटर, मैं हूं ब्रह्मांड। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो आपका ब्रह्मांड है उसमें 13 ऑर्गन है और 10 ऑब्जेक्ट हैं। जो 10 ऑब्जेक्ट है उसमें 5 स्थूल ऑब्जेक्ट है और 5 सूक्ष्म ऑब्जेक्ट है। 5 सूक्ष्म ऑब्जेक्ट जो हैं वो तन्मात्राएं हैं, 5 स्थूल ऑब्जेक्ट जो हैं वो पंचमहाभूत हैं, और आपके जो 13 ऑर्गन हैं उसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मानस, अहंकार, बुद्धि है। इसकी जननी कौन है? मूल प्रकृति है। कितने पुरुष हैं? कई पुरुष हैं। हर पुरुष मूल प्रकृति में आता है और अपनी प्रकृति क्रिएट करता है। लेकिन क्योंकि बुद्धि कॉमन है इसलिए एक बुद्धि से कई यूनिवर्स चलते हैं, एक बुद्धि से कई पुरुष जुड़े हुए रहते हैं। वो उसके ऑफस्प्रिंग हैं, वहां से गिरे हैं, टपके हैं। इसलिए हम लोग को ये जगत एक दिखता है, लेकिन ये हम सबका अलग अलग है। तो आप सोचिए किस लेवल पे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। जितना आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बड़ा होगा, चौड़ा होगा, ऊंचा होगा, उतनी आपकी वृत्तियां अपने आप गायब हो जाएंगी। जिसका पात्र खाली होगा वही बड़ा देख पाएगा। जिसका पात्र भरा हुआ है, जो सोचता है कि मान लीजिए कि हिंदू धर्म ही इकलौता धर्म है, उसकी सोच छोटी है। जो सोचता है इस्लाम सही है, उसकी सोच छोटी है। जो सोचता है मानवता ही मेरा धर्म है, उसकी सोच बड़ी है। जो सोचता है कि लिविंग नॉन लिविंग ये मेरा धर्म है, ये मेरी सच्चाई है, वो और ऊंचा है मानव वाले से। मानव वाला संत होता है, लेकिन जो योगी होता है उसकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उसको इतना ज्ञान आ जाता है कि वो पानी में चलता है, हवा में उड़ता है, सूरज को निकल जाता है, पहाड़ उठा लेता है। तो ये जो सोचते हैं ये दुनिया है, ये सृष्टि है, ये नेचर है, हम लोग को गलत
सिखाया गया है, हम लोग को ब्रेन वॉश किया गया है। हमारी जो ओरिजिनल धरोहर है, ओरिजिनल संपत्ति है, ओरिजिनल ज्ञान है, उसको हमसे छुपा के रखा हुआ है। जो भी वो शास्त्र पढ़ाते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली हैं कि जो समाज पे जकड़ बनाए हुए हैं अपना, वो टूट जाएगा। रावण एक हनुमान को संभाल नहीं सका। अगर यहाँ पे 140 करोड़ हनुमान हो जाएंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं भारत क्या होगा और ये धरती क्या होगी। तो ये जो शास्त्र हैं, ये सिर्फ कारिकाओं का मीनिंग या सूत्रों का मीनिंग या श्लोकों का मीनिंग लेने के लिए नहीं है। ये नहीं है कि भारत दूध का धुला हुआ देश है। ये नहीं है कि रावण भारत में नहीं था, लंका में था। जब हम बात करते हैं अखंड भारत की, इसका मतलब रावण भी भारत में ही था, हिरण्यकश्यप भी भारत में ही था, दुर्योधन भी भारत में ही था। तो आप अपनी पहचान न पाओ, इसलिए बांध के रखा हुआ है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रह्मांड आपसे है, ब्रह्मांडों का जो सोर्स है, वो मूल प्रकृति, वो आपका मात्र एक तत्व है। आप उस पर ध्यान लगाओगे, उसकी शक्ति खुलने लगेगी। पुरुष आप हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आया आप पुरुष हो, इसलिए आपको नाम देते हैं कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारी जगह ये है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ये है, तुम्हारे पिताजी का काम ये है, हमको स्कूल भेज देते हैं, जहां वो हमारा दिमाग खोलते नहीं है। हमारा दिमाग अपने जरूरतों के हिसाब से भरते हैं। आज एआई का डिमांड है, तो देखेंगे स्कूल कॉलेज में एआई सिखाया जा रहा है। आज कंप्यूटर साइंस का डिमांड होगा, तो कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाएगा। क्यों? उनको नौकर चाहिए, उनको कोड लिखने वाले लोग चाहिए, उनको गुलाम चाहिए, उनको उनके प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग चाहिए, जो सवेरे से रात तक मेहनत करे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी इच्छाएं बढ़ें। आपको घड़ी भी चाहिए, आपको गोल्फ भी खेलना है, आपको मर्सिडीज बेंज भी चाहिए, आपको स्पेस में रॉकेट में बैठ के भी जाना है, आपको महंगे जूते पहनने हैं, आपको उनकी जीन्स चाहिए, उनके टी शर्ट चाहिए, फॉरेन हॉलिडे पे जाना है, उनके यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। सवेरे 6 से लेकर 12 बजे तक आप मेहनत करो, रुपया उनके बैंक अकाउंट में जमा करते रहो। आप मशीन है उनके मनी प्रोडक्शन की, गुलाम है आप। और जब आपका माइंड पूरा खुल जाएगा, आपके शरीर में बीमारी नहीं होगी। बीमारी होगी भी तो आपके अंदर भय नहीं पैदा करेगी। तो ना आपको मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, ना आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। टोटल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो बनाया हुआ है। आपको मुक्ति मिल जाएगी धरती के सिस्टम से। इसलिए कोई मोक्ष की बात नहीं करता है। बोला पंछी उड़ के निकल जाएगा, और सिर्फ उड़ के निकल नहीं जाएगा, वो पंछी उड़ने के बाद रावण को भी कंट्रोल करेगा। क्योंकि जो प्रकृति के ऊपर निकल जाता है, वो प्रकृति का कंट्रोलर बन जाता है। अभी आज के लिए यहीं रुकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करें। जी सर। हाँ सुची, ठीक है सर। चलिए, ओके।
थैंक यू। थैंक यू।